हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैदिक एज। हम लोगों ने पिछले सेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम लोग वैदिक एज जो कि सेकंड पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वैदिक एज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू एरा, ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक एज अर्ली वैदिक एज के नाम से भी जानी जाती है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक इसका कार्यकाल रहा, जबकि लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच मानी जाती है। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यों का भारत में आक्रमण हुआ, आर्य भारत में आए, तो वो अपने साथ एक लैंग्वेज लेकर के आए, संस्कृत, और यहीं से एक हम लोगों को प्रॉपर लिटरेरी फॉर्म में एविडेंसेस मिलना स्टार्ट होते हैं और इन्हें ही वैदिक एज कहा जाता है। ऋग्वेद वाज नोन एज ऋग्वेद इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इन द अर्ली वैदिक एज देयर वाज द ओनली रिटन एविडेंस ऋग्वेद, एंड दैट्स व्हाई ऋग्वेद इज कॉल्ड एज ऋग वैदिक एज। The Aryans were a semi-nomadic pastoral people. The original homeland of the Aryans is a matter of controversy, with different experts touting different places. Some say they originated from the area around the Caspian Sea in Central Asia. This theory belonged to Max Muller, while the other thing, they originated from the Russian steppes, North Pole. This theory was propounded by Bal Gangadhar Tilak. Apart from these two, Avinash Chandra Das stated about the origination of Sapt Sandha Pradesh, Ganganath Jha Brahmarshi Desh. Even Dayananda Saraswati stated about the origination of Vedic civilization in India from Tibet. Aryans migrated from India from Tibet. It was the ideology of Dayananda Saraswati. The Vedic age started with the Aryan occupation of the Indo-Gangetic plains, which is known as the place of Sapt Sandhav or Aryan territory. Meaning of the word Arya means noble, the uh, uh, the bestest, Kuleen or Shresht in Hindi. They spoke Sanskrit. It was an Indo-European language. They led a rural, semi-nomadic life as compared to the Indus Valley people who were urbanized. It is believed that they entered India through the Khyber Pass. So this was the chronology of Aryans. Like we have seen the origin of Aryans in India, there are different theories. We have already stated about these different theories. Um, the Tibet theory was propounded by Dayanand Saraswati, Arctic region, V.G. Tilak, Central Asia, Max Muller. It is the map of the migration of Aryan race in India. They were cattle rearers people, and most of the historians are stick on the theory of Central Asia, which was propounded by Max Muller. तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, येलो कलर का शेप स्टेपीज है और ब्लू कलर का जो शेप है ये पूरा यूरोपियन इन्फ्लुएंस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ से आर्यंस का माइग्रेशन हुआ इंडिया में और ये हिंदू कुश के थ्रू खैबर पास से होते हुए इंडिया में एंटर हुए। इंडिया में जब आर्यंस का आगमन हुआ तो उन्होंने इंडिया में आकर के एनिमल हस्बेंड्री को इंट्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया और
ऋग्वेद के थ्रू सोसाइटी एस्टेब्लिश करने पर उनका मेन फोकस था। ऋग्वेद में उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे सोशल लाइफ डेवलप की। उन्होंने यहाँ पर पेस्टोरल नोमैटिक कल्चर छोड़ करके एक स्टेबल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया। बट ये जो डेवलपमेंट था ये कबीलाई था, कबीलों में रहते थे और इन कबीलों में रहने वाले लोगों को जन कहा जाता था। और इन जनों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल पर्सन होता था उसे राजन कहा जाने लगा। और यही राजन अनदर स्ट्रॉन्ग होल्ड पर्सन को अपॉइंट करके अपना सेनानी बनाता था। और इस तरीके से ये पूरे जनों पर, पूरे कबीले पर डोमिनेंस रखते थे, कंट्रोल रखते थे। Some of the chief tribes of the period were Yadu, Turvasu, Durhyu, Anu, Kuru, Kuru, Panchal, Bharata and Tristu. These were the 10 tribes at that time. Among the inter-tribal conflicts, the most important was the battle of the 10 kings. इसे दशराग यज्ञ भी कहा जाता है, दशराग युद्ध भी कहा जाता है। और इस दशराग युद्ध में ये जो 10 ट्राइब्स थी, इन ट्राइब्स के युद्ध में आपस में बताया जाता है ऋग्वेद में कि इन 10 ट्राइब्स में युद्ध हुआ। और इन ट्राइब्स के युद्ध में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी वो जीती, विजयी हुई। इसमें जब आर्यंस भारत आए तो उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज देवनागरी लिपि में, देवनागरी इंस्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस की, जिसे संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत में मेनली 4 वेद लिखे गए हैं, लेकिन ओल्डेस्ट वेद इज कंसीडर्ड एज द ऋग्वेद। इसके बाद लेटर वैदिक एज में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को लिखा गया। ऋग्वेद में सोसाइटी वॉज वेरी मच सिंपल, दे वर लिविंग अ वेरी ऑनर्ड लाइफ। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित होते थे उन्हें होता या होत्रा कहा जाता था। यही बाद में अग्निहोत्र के नाम से जाने जाने लगे। जबकि सामवेद के जानने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद के जानने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था और अथर्ववेद के जानने वाले को ब्रह्म कहा जाने लगा था। ऋग्वेद में बेसिकली देवताओं की स्तुति की गई है, उनको प्रेज किया गया है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स, इट इज द ओल्डेस्ट वेदा। और इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में 2 से 7 तक जो मंडल हैं उन्हें ओल्डेस्ट मंडल कहा जाता है। जबकि 9वें, पहला और 8वां और 9वां और 10वां जो मंडल हैं ये लेटेस्ट मंडल हैं। इनमें जो 8वां और 9वां मंडल है उसे मध्य मंडल, मतलब मिडिल एज में बनाया हुआ मंडल कहा जाता है। जबकि पहले और 10वें मंडल न्यूएस्ट मंडल के नाम से जाने जाते हैं। पुरुष सूक्त 10th मंडल में लिखा गया है और इसी पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम को डिफाइन किया गया है। 9वां मंडल सोम यानी कि चंद्र को समर्पित है, सोम रस को भी समर्पित है। दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक गृत संवाद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ जैसे सप्तर्षियों को समर्पित किया गया है। 8वां कण्व और अंगिरा को समर्पित है, जबकि 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में समर्पित किया गया है, तीसरे मंडल में लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों
लेटर वैदिक एज में लिखे गए और फिर इन्हीं वेदों के आधार पर इनकी व्याख्याएं ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यकों में की गई और इतना हैवी टेक्स्ट डेवलप किया गया लेटर वैदिक एज में, जिसकी वजह से सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, डिफरेंट आइडियोलॉजीज डेवलप हो गई, डिफरेंट सेक्ट डेवलप हो गए और इसी वजह से ये जो वैदिक एज थी ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगी और फिर वैदिक एज के डिक्लाइनिंग का कारण बनी। लोगों ने इसे छोड़ना स्टार्ट किया और नए नए रिलीजन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो सामवेद इज कंसीडर्ड एज द बुक फॉर चैंट्स। इसमें म्यूजिक और म्यूजिकल हाइम्स को मेंशन किया गया है, रिदमिक कंपाइलेशंस हैं इसमें। ये बेसिकली भूकंप और अकाल को बताने वाला वेद है, जिसमें भूकंप और अकाल के बारे में सबसे पहली बार पता चलता है। यजुर्वेद सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं, इसमें बलिदान पर आधारित है। बेसिकली जो बलिदान का कॉन्सेप्ट यजुर्वेद और वेदों में मिलता है, सबसे पहली बार बलि ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में हमें किसी ऐसे कर्मचारी का पता नहीं चलता जो कर संग्रह का काम करता हो। संभवतः प्रजा राजा को उसका एक अंश अपनी इच्छा से देती होगी और इसी अपनी इच्छा से दिया जाने वाला अंश बलि कहलाने लगा, जिसे बाद में आजकल हम लोग जो बलि कहते हैं, ये बिल्कुल भी वो बलि नहीं है जो ऋग्वेद में मेंशन की गई थी। ऋग्वेद में अपनी इच्छा से राजा को दिया जाने वाला अपनी इनकम का एक अंश कहलाता था बलि, और यही बलिदान यजुर्वेद में मेंशन किया गया। यजुर्वेद दो बताए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये प्रोज और पोएट्री में डिवाइडेड हैं। अधवर्यु इनको पढ़ने वाले, इनको जानने वाले पुरोहित को कहा जाता था। उस टाइम रोगों को ठीक करने के लिए कोई एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद जैसा तो सिस्टम था नहीं, मंत्रों के आधार पर ठीक किया जाता था रोगों को। तो ये जो मंत्र रोगों को ठीक करने के लिए लिखे गए वेदों में, इन्हें अथर्ववेद में कंपाइल किया गया और यही बाद में जाकर के अंधविश्वास, काला जादू, जादू टोना इन सब में डेवलप हो गए। इसी वजह से अथर्ववेद को आजकल वेद नहीं माना जाता, इसे वेदों की कैटेगरी से अलग कर दिया गया है और ये त्रिवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही त्रिवेद कहे जाते हैं। बट अथर्ववेद was also compiled for the betterment of the human being, for the betterment of society. यहाँ अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 20 स्टेजेस हैं, इन्हें कांड कहा जाता है। इन वेदों के आधार पर जो इनको सुन करके जिन्होंने लिखा उसे श्रुति कहा गया। अपने ब्रेन से इनको रिवाइव करके, इनको चेंज करके जिन्होंने लिखा इसे स्मृति कहा गया और इस तरह से श्रुति और स्मृति लिटरेचर भी डेवलप किए गए बाद में लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में ब्राह्मणों की रचना की गई। वो ब्राह्मण जो वेदों को जानने वाले थे, उन्होंने वेदों पर रिसर्च की, मेडिटेशन किया, ओवर थिंकिंग की और कुछ जो अपने क्रक्स निकाले, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। हर वेद के ब्राह्मण लिखे गए, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण हैं, सामवेद के तैत्तरेय और जैमिनी, सामवेद के जैमिनी और तांडेव ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद के तैत्तरी और शतपथ ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। तो ये हर वेद के ब्राह्मण लिखे गए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको ब्राह्मणों ने लिखा। आरण्यक was also compiled by those persons which were living into the jungle or forest. हमारे यहाँ 10वें मंडल में 10 मंडल में हैं ऋग्वेद में और 10वें मंडल में
आश्रम व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की बात कही गई। तो वानप्रस्थ आश्रम है 50 से लेकर के 75 एज ग्रुप के लोगों के लिए, कि घर छोड़ करके वन में जा करके रहना, जहाँ पर आप अपने घर वालों से मिल सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोग जो वन में रह रहे थे, उन्होंने वेदों पर अपनी जो एक थिंकिंग को डेवलप किया, उसे आरण्य कहा जाता है। इट इज़ फुल ऑफ मिस्टिसिज्म। इसमें इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही टिपिकल टास्क है। इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रिजिड है। तो ये हैं आरण्यक। जैसे बृहदारण्यक है, जिसमें ये पता चलता है कि उस समय स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने की आज़ादी नहीं थी। फिर उपनिषदों की भी रचना की गई। ये उपनिषद, उप और निषद दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप मीन्स गुरु, निषद मीन्स होता है गुरु, और उप का मतलब होता है समीप, यानी कि नियर बाय। तो गुरु के पास बैठकर के गुरु की दी गई शिक्षाओं को लिखना, इसे उपनिषद कहा जाता है। लगभग 108 उपनिषद लिखे गए, ऐसा प्रमाण मिलता है। इसमें बहुत सारे उपनिषद अभी तक नहीं मिले हैं, केवल 15-16 उपनिषद ही प्राप्त हो पाए हैं। ये जो उपनिषद थे, इनमें बहुत सारे उपनिषद ऐसे हैं, जैसे यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट मिलता है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते, जो हम लोगों का एक बहुत ही नेशनल एम्ब्लम पे लिखी हुई लाइन है, ये भी मुंडकोपनिषद से ही मिलती है। निष्काम कर्म का सिद्धांत ईशोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया, ये भी मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एविडेंसेस हम लोगों को उपनिषद में देखने को मिलते हैं। स्मृति literature is traditional knowledge and designates almost the entire body of post-Vedic classical Sanskrit literature. Smriti literature generally includes the following overlapping subjects. स्मृति वो टेक्स्ट था जिसमें या अपनी मेमोरी के आधार पर, स्मृति के आधार पर लोगों ने वेदों को इलेबोरेट किया, और वो मिक्स्ड टेक्स्ट था वेदांग का, कल्प का, ज्योतिष का, शिक्षा का, और छंद का, निरुक्त का, व्याकरण का, षड दर्शन का। हमारे वेदों में 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी बताए गए हैं, जिनमें चारवाक was considered as the propounder of materialism, materialistic philosophy. Sankhya was developed by Kapil, Yoga Patanjali, Nyay Gautam, Purva Mimamsa Jaimini, Uttar Mimamsa Badarayan, and Vaisheshik was Kanat ya Ulu. So this is known as the 6 schools of philosophy, or Shad Darshan. So Smriti was the literature which was based on these type of texts. Puranas were basically developed during the time of Gupta age, but these Puranas were based on the memory of Vedas, Brahman, Aranya, Vedang, Smriti and Shruti. 18 पुराण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उपवेद, तंत्राज, आगम और उपांग, ये सब भी लेटर वैदिक एज में डेवलप किया गया। उस समय जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ हुआ करती थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। Women enjoyed respectable position. They were allowed to take part in sabhas and samiti. There were women poets like Apala, Lopamudra, विश्ववरा एंड घोषा। महिलाओं की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी।
उन्हें सभा और समिति में आने की पूरी इजाजत थी। कैटल स्पेशली काउस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कहीं भी काउ का कोई एविडेंस नहीं मिलता, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैदिक एज काउस वर वेरी इंपॉर्टेंट। Monogamy was practiced, but polygamy was observed among royalty and noble families. एक ही विवाह मान्य था। कहीं कहीं पर पॉलीगेमी भी मिलता है, बट वो केवल नोबल फैमिली और रिच फैमिली, एलीट क्लास के लिए ही था। There was no child marriage. Social distinctions existed, but were not rigid and hereditary. Society was based on karma, like those who were functioning to teach, they were called as Brahman. Those who were doing protection or security type of job, they were called as Kshatriya. Those who were working as tradesman or businessman kind of thing were considered as Vaishya, and those who were helping them to perform their duties were called as Shudra. So these were the four Varna system were mentioned in 10th Mandala of Rig Veda. Economic structure, they were a pastoral and cattle rearing people. They indulged in agriculture. Products made out of copper, iron, bronze were in use. They had horse chariots. Rivers were used for transportation. Cotton and woolen fabrics were spun and used. Initially, trade was conducted through the barter system, but later on, coins called Nishka and Shitmana were used. They worshipped natural forces like earth, fire, wind, rain, thunder, etc. by personifying them into deities. Indra was the most important deity. Other deities were Prithvi, Agni, Varun, and Vayu. Female deities were Ushas and Aditi. There were no temples and no idol worship. So this was the time of early Vedic age. अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि जो नेचुरल गॉड्स हुआ करते थे, मेनली नेचुरल गॉड्स के अलावा कुछ जैसे पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु थे, इनके अलावा फीमेल डेटीज भी थी, फीमेल गॉडेस भी थी, जैसे उषास और अदितिज। आइडल वर्शिप और टेम्पल्स हम लोगों को उस टाइम नहीं मिलते हैं। लेटर वैदिक एज, जिसे पॉइंटेड ग्रे फेयर फेज, PGW फेज भी कहा जाता है, इसमें पॉटरी हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए पेंटेड ग्रे वेयर फेज से कहा जाता है। During this time, the Aryans moved eastwards and occupied western and eastern UP, which is known as Kosala in Bihar. इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा वैदिक कल्चर का, आर्यंस का, हर जगह पर एक्सपेंशन हुआ। ईस्टर्न साइड में इन्हें सम्राट कहा जाने लगा, वेस्टर्न साइड में सुव्रत कहा जाने लगा, नॉर्दर्न किंग को विराट कहा जाने लगा, साउदर्न किंग को भोजा कहा जाने लगा, और जो बीच में जो राजा था उसे राजा ही कहा गया। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ये शासन प्रणाली हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भारत के हर जगह पर एक एम्पायर डेवलप हो गई। लेटर वैदिक एज में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था, किंगडम्स लाइक महाजनपद्स वर फॉर्म्ड बाय amalgamating smaller kingdoms. King's power increased, various sacrifices were performed by him to enhance his position.
बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे यजुर्वेद में यज्ञों को की प्रधानता बताई गई है। बहुत सारे यज्ञ सेक्रीफाइसेस हैं, ये सेक्रीफिशियल प्रेयर्स पर बेस्ड हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरीके के यज्ञ हम लोगों को लेटर वैदिक एज में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ऋग वैदिक एज में जहाँ पर कर्म की प्रधानता थी, वहीं पर लेटर वैदिक एज में कर्म कांड प्रधान हो गए थे। Sacrifices were like Rajasuya Yagya, it was the consecration ceremony. Vajpaya Yagya was the chariot race. Ashwamedh Yagya was the horse sacrifice. The Sabha and Samiti diminished their importance. तो ये उस समय का लेटर वैदिक एज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, दी वर्णा सिस्टम ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन बिकेम मोर डिस्टिंक्ट. दिस बिकेम लेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड मोर ऑन हेरिडिटी. द फोर डिविजन्स ऑफ सोसाइटी इन डिक्रीजिंग सोशल रैंकिंग वर ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. Women were not permitted to attend public assemblies like sabhas and samiti. Their position in society were lowered. Child marriage became common. Subcaste based on occupation also emerged during Gotras. During that time, Gotras were institutionalized. Economic structure. Agriculture was the chief occupation. Industrial work like metal work, pottery and carpentry work also was there. There was foreign trade also with Babylon. ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय बेबीलोन के साथ इकोनॉमिक ट्रेड हुआ करता होगा। जो करेंसी मिलती है उसे शतमना के नाम से शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। इसके अलावा निष्क एक बहुत ही पॉपुलर करेंसी थी। सुवर्णा और कृष्णला ये अलग करेंसी थी, जो अलग एक्सपेंशन हो रहा था इन दोनों करेंसीज का। बार्टर सिस्टम उसमें उस समय भी हुआ करता था। मनी लेंडिंग वाज अ ल्यूक्रेटिव ट्रेड एंड द इंटरेस्ट ऑन लोन वाज मॉडरेटली चार्ज्ड. द यूजर्स इज मेंशन्ड एज उसीदीन. रिलीजन की अगर हम लोग उस समय बात करें तो प्रजापति एंड विष्णु बिकेम important gods. Indra and Agni lost their significance. Importance of prayers diminished and rituals and sacrifices became more elaborate. The priestly class became very powerful and they dedicated the rules of the rites and rituals. Because of this orthodoxy, Buddhism and Jainism emerged towards the end of this period. The word Veda originated from the root Vid, which means spiritual knowledge, subject knowledge, means of acquiring knowledge. So in that respect, those who had this type of knowledge were called as chief priest. Hotri were the priest of Rigveda, Adhvaryu Yajurveda, Udgatri Samaveda. The chief priest received voluntary offering from the people called Bali. The important Vedic rituals were Rajasuya, Ashwamedha, Vajpaya, Garbhadan, Punsayam, Simontonayam, Jatakarma, Kulakarma, Upanayana. So these were the Vedic rituals. 16 Vedic rituals are elaborated. There were different type of marriages popular during the time of later Vedic age. These marriages were known as Anulom Vivah and Pratilom Vivah. Anulom Vivah, marriage of a man below his Varna, was called as Anulom, while marriage of a girl to one lower than her own Varna is called as Pratilom.
So apart from Anulom and Vilom, there were 4 marriages popular: Brahman, Dvaip, Arsa and Prajapati. So thank you for now. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हैं। आज इतना ही।